जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों एवं साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई अपना कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके शिवम सर कुछ बहुत ही स्पेशल बात बताने वाले हैं और बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाले हैं। तो अभी तक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों के पास अपना शेयर करिए, क्योंकि शिवम सर इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल बात बताने वाले हैं। वो स्पेशल क्या है उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, और एग्जाम में अगर इतना तैयारी करके जाएंगे तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा रिजल्ट पर। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले भैया जानेंगे हम कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल दो चर हों उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो भैया जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर का 0 है, यानी कि एक समीकरण है और ये समीकरण जब तुमको दिखाई दे रहा होगा देखोगे कि यहाँ पर दो चर हैं। सर तो वो दो चर आखिर हो कौन, मतलब कौन है वो दो चर। यहाँ पर ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है और साथ साथ एक्स और वाई भी दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो चर है ना वो चर हैं एक्स और वाई, है ना। और जो तुमको अचर दिखाई दे रहा है यानी कि जो तुमको ए बी सी दिखाई दे रहा है वही अचर है, यानी कि जो तुमको एक्स और वाई दिख रहा है वो चर है और जो तुमको ए बी सी दिख रहा है वो अचर है। और अचर का मतलब होता है भैया अंक, यानी कि ए बी सी डी की जगह पर कोई ना कोई अंक होगा, कोई ना कोई डिजिट होगा। सपोज दैट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर मान लेते हैं 4y प्लस यहाँ पर दे दिया 5 बराबर 0, यानी कि ए की जगह पर क्या है 2 है और बी की जगह पर क्या है 4 है और सी की जगह पर क्या है तो 5 है। समझ पा रहे हैं, यानी जहां ए बी सी आएगा तो समझ लेना कोई अचर है, अचर बोले तो अंक वहां पर कोई ना कोई होगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए बात ये है कि जब हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो हमने सब आपने सर तो बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि समीकरण में दो चर होगा, लेकिन रैखिक नाम जो क्यों जोड़ रहा है इसमें, है ना, रैखिक नाम क्यों जोड़ रहा है। तो जब भी पावर कुछ नहीं होता है ना तो वहां पर रैखिक शब्द का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो इसके पावर कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ भी इसके पावर कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं है। तो इसी के कारण इसका नाम जो पड़ा है रैखिक पड़ा है और इस पूरे समीकरण को कहा जा रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर हैं तो दो चर वाले और यहाँ पर पावर एक है तो रैखिक और एक ये बराबर में 0 लग गया तो ये समीकरण बन गया। तो इस तरीके से इसका पूरा डिटेल नाम पड़ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। आगे बढ़े ना, तो यहाँ तक कि तो कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, क्योंकि इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया गया है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद हम चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्योंकि अगर आप लोगों को सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिखा दूंगा तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, यानी कि अगर आप लोगों को मैं पहले ही अगर बंदूक पकड़ा दूंगा और उसे पहले अगर सिखाऊंगा नहीं तो आप लोगों को चलाने नहीं आएगा। ठीक उसी तरीका से अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, अगर उसको पहले हम बताऊंगा और समझाऊंगा नहीं तब तक तुम कर नहीं पाओगे। तो आइए चलते हैं आगे। तो भैया अब मान के चलते हैं कि तुम्हारे सामने दो कोई समीकरण देगा। जब तुमको दो कोई समीकरण देगा तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है, क्या क्या बातें उत्पन्न हो सकती है, तो जरा देखिएगा। देखेंगे बच्चों कि जब दो समीकरण हमको देगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दे देगा और दूसरा समीकरण देगा तो उसका नाम होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होगा। ये बच्चा जब दो समीकरण देगा तो क्या क्या घटना घटेगा सर। अब इसी में यही एक लॉजिक है और इसी में सर बहुत ही एक मजेदार बात बताने वाले हैं। जैसे कि इसमें एक सांप को बुलाएंगे और सांप से तुमको क्या करेंगे, कटवाएंगे। अभी देख रहा हूँ, है ना, अभी तू लोग नहीं पढ़ रहा है ना, अभी तुमको कटवा रहा हूँ, है ना। देखो तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है, तो ये पहले वाले समीकरण में हम नाम रखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो बोलो मेरे हीरो। और दूसरा समीकरण का नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है मेरे हीरो, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होगी सर कि अगर हमको दिया है, यानी कि जब भी हमको दो समीकरण देगा और वहाँ से क्या क्या घटना घटेगी ये सर बताएंगे आपको। आओ भाई केस फर्स्ट, क्या होगा सर,
तो जब भी दो समीकरण युग्म देगा तो वहां से तीन घटनाएं घटती है। वो कौन कौन से होगा कि a1 बाटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू, अगर b1 बाटा b2 होगा तो क्या होगा, यानी a1 बाटा a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2 होगा। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होती हैं, तो मेरे भाई रेखाएं जो होती है ना वो प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा होती है ना। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखी होती है तब क्या होता है सर, तो उससे बनने वाला जो चित्र वो होता है, वो ग्राफ होता है, वो कैसा होगा सर, यानी वो रेखाएं कैसी होगी। सबसे पहले कि प्रतिच्छेदी आप रेखाएं दिखा दिए हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा का आकृति कैसी होती है, तो मेरे भाई जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती है, एक ऐसे काटती है, समझ रहे हो ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे के तिर्यक रेखा काटती है, कहने का मतलब कि जब एक रेखा को जब कोई दूसरी रेखा काटती है ना ऐसे, तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ये भैया जरा बता दो कि प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ तुमको समझ में आया है कि नहीं आया है, समझ है ना। ऐसे क्रॉस जैसे कहीं भी हो यार, ऐसे जाओ है ना, कैसे भी जाए। तो यहाँ पर देखो जब a1 बाटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2 होगा तो रेखाएं कैसी कहोगे कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी है। और सर प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी का ग्राफ कैसा होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ सर आ गई। अब आगे और बताइए सर। अब यहाँ पर देखो जब रेखा एक रेखा दूसरी रेखा को काटी है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को जब काटी है तो कितने बिंदु पर काटी है, एक बिंदु पे काटी है। और जब एक बिंदु पर काटी है तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। जब एक हल होंगे मेरे भाई तो इसी को हम कह सकते हैं या दूसरा नाम दे करके कि अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे, है ना, अद्वितीय हल होंगे। बात समझ पा रहे हैं, तो इसके अद्वितीय हल होंगे, है ना, यानी कि एक हल होंगे। आगे बात कि मेरे भाई जिसका हल होगा, एक हल हो या अनेक हल हो या कितना भी हल हो, दो हल हो, कुछ भी हो, अगर हल है तो याद रखिएगा कि वह संगत होगा। कैसा होगा, वह संगत होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात सर, अगर a1 बाटा a2 इक्वल टू b1 बाटा b2 इक्वल टू c1 बाटा c2 होगा तो सर उस समय रेखाएं कैसी होती हैं, उस समय रेखाएं कैसा उत्पन्न होता है, तो उस समय की रेखाओं को हम कहते हैं भैया कि वह रेखाएं संपाती रेखा है। कैसी रेखा है बच्चों, संपाती रेखा है। तो बच्चों संपाती रेखाएं का सर ग्राफ कैसा होता है ये तो बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा भाई, बिल्कुल बताऊंगा। तो देखो संपाती रेखा का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा स्थित हो, यानी एक रेखा तो नीचे है और उसी रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा भी रखी हुई है ना, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखी गई है, यानी एक दूसरे के क्या है, ओवरलैप है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, ओवरलैप है, तो वो रेखाएं कैसी होती है, संपाती रेखा होती है। और संपाती रेखा का कुछ इस तरीके से केसेस उत्पन्न होती है। ये सर तो तब ये बता दीजिए कि जब संपाती रेखाएं में ग्राफ ऐसा बना है कि दूसरे के ऊपर है रेखाएं दोनों, तो हल कितने होंगे, तो हल भैया देखो जितनी बार काटेगा उतने हल होंगे। तो उसी के ऊपर है एक रेखा है, उसी के ऊपर रेखा रखी गई है तो उसी पर ने काट रही है बार बार, तो इसका मतलब कि कितने हल होंगे, बार बार काट रही है, अनेक हल होंगे, है ना। तो इसके हो जाएंगे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इतना बात समझ में आ गई है। और मैंने यह भी पहले बात कहा कि जिसका भी हल होगा वह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आगे चलेंगे। तीसरा केस क्या उत्पन्न होगा, तो जब a1 बाटा a2 इक्वल टू b1 बाटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाटा जब c2 होगा, यानी ये दोनों बराबर होगा, तीसरा का बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं सर कैसी होगी, तो बच्चा रेखाएं जो होगी ना वह समांतर रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। और समांतर रेखा होगी तो सर ये हमको बताइए कि समांतर रेखा का ग्राफ कैसा होता है। ए भैया रेल की पटरी देखले बड़ा जा हो, देखले बड़ा जा, तो रेल की पटरी देखले बड़ा एकदम समांतर। अगर मान लो कि जिस भी स्टेशन तुम्हारे नियर अबाउट जो पड़ता होगा वहाँ पे जाओ स्टेशन पे और देखो कि वहाँ पर अगर दो पटरिया अगर की बीच की डिस्टेंस अगर इस स्टेशन पे उतना है, तो अगर कितनों दूर भी चले जाओगे ना तो उसकी बीच की जो डिस्टेंसेस होगी ना एकदम उतना ही होगा, है ना। यानी कि जो जब भी जो समांतर रेखाएं होती है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। कहने का मतलब यह है उसके बीच का डिस्टेंस कहीं भी जब नापोगे एकदम एक समान होगे, तो ये होती है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं में ये केस उत्पन्न होगा, है ना। ग्राफ आप देख ही लिए हैं। अधिक बताओ हमको कि इसका हल होगा कि नहीं होगा। क्या हल होगा, इसका हल होगा, एगो हल होगा कि दूगो हल होगा कि अनेक हल होगा कि ये होगा ही नहीं, तो भैया क्या होगा, नहीं होगा। क्या हल इसका नहीं होगा, क्यों सर नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर काटा था, यहाँ भी काटा था, क्या यहाँ पे काटा है, नहीं काटा है। एक रेखा तो ऊपर है,
दूसरी रेखा नीचे है, एक दूसरे के समांतर है, तो कभी तो काटेगी नहीं, ये कभी नहीं कटेगी। और जब कटेगी नहीं तो भैया इसका हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ पा रहे हो? याद रखो कि हमने कहा था कि जिसका भी हल होगा वही संगत होगा, और जिसका हल नहीं है तब क्या होगा भैया, तो वो हो जाएगा असंगत। तो आशा करता हूं कि ये बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आओ, एक जो स्टार्टिंग में आप लोगों को कहे थे कि शिवम सर बहुत ही मज़ेदार बात बताने वाले हैं, तो वो कौन से सर मज़ेदार बात बताने वाले हैं, एकदम देखो ध्यान से ज़रा, एक चलते हैं आगे। देखो 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 ज़रा ध्यान से। अगर जहां तुमको अगर ये बात उत्पन्न हुई कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो रेखाएं जो होंगी वो कैसे होंगी, तो रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदी होगी। तो सर प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो ग्राफ कैसा होगा, तो कुछ इस तरीका से होगा, यानी कि एक दो रेखा को दूसरी रेखा कोई काट रही होगी। अच्छा एक बात बताओ कि मान लेते हैं कि जो ये पट रेखा है ना ऐसे, तो मान लो कि ये तुम सोए हुए, और सोए हुए तो ऐसे ही तुम्हारा हाथ पड़ा हुआ है, और यहाँ से सोते हुए तुम्हारी अवस्था में एक सांप इधर से क्रॉस कर रहा है, और जब सांप इधर से क्रॉस करेगा तो भैया ये थोड़ी है कि छोड़ देगा, कहेगा कि मालिक सुतल पड़न, इसको छोड़ दे, मालिक है वो काट कर भलक जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से जब जैसे ही सांप को जाएगा यहाँ पे, तो क्या करेगा, तो जब यहाँ से सांप जाएगा, ध्यान से देखना, जब ऐसे सोए हो जब सांप यहाँ से जाएगा खुटुक, तो यहाँ पे छोड़ेगा ही नहीं, काट देगा। यहाँ से एक बार क्रॉस किया तो एक ही बार ना काटा है, तो जब एक बार काटा है इसीलिए इसका क्या पड़ गया है, कितने हल हैं, एक हल है, और एक हल को ही हम कहते हैं अद्वितीय हल। अब मैंने कहा कि जिसका भी हल होगा तो वो क्या होगा, वह संगत होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगली बात, दूसरा हमने कहा था कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, तो रेखाएं जो होंगी वो समांतर होगी, और समांतर रेखा होगी तो जो दोनों रेखाएं होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है। तो हमने कहा, मान के चलो अब सांप वाले पे ट्रिक पे चलते हैं। मान ले तो ये तुम्हारा हाथ है, और इसी तुम्हारे हाथ पर ये सांप ऐसे चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, टिक 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 टिक, और चलता जाएगा। तो ये बताओ कि सांप तुम्हारे हाथों के ऊपर है तो चलता जाएगा, तो थोड़ी चलेगा कि अरे मालिक है, मालिक नहीं बुझेगा वो, अरे भैया देखो, तो वो काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा। बोलो भाई, काटता चला जाएगा ना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है, वो हाथों के ऊपर है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो चलता जाएगा, काटता जाएगा। तो बार बार चल रहा है, बार बार काट रहा है, उसी पे चल रहा है, उसी पे बार बार काट रहा है, एकरा मतलब अनेकों बार काट रहा है, अनेकों बार काटा है, इसीलिए इसका हल कितना होगा, अनेकों हल होगा। क्लियर है यहाँ तक? और जब हमने कहा था कि भैया कि जिसका भी हल होगा वह रेखाएं जो होंगी यानी कि वह क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ तक तो कुछ किसी प्रकार की आप लोग को दिक्कत नहीं होगी हमारे समझ से। आइए आगे देखते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखा होगी, और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। और जब समांतर रेखा कभी भी नहीं काटेगी मतलब क्या, आइए, तुम सोए हो तो तुम्हारा हाथ ऐसे है, और सांप इधर से जा रहा है, एकदम कुटु 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। क्या बताओ, तुम्हारे हाथ से क्या क्रॉस कर रहा है ये सांप? नहीं ना कर रहा है, तुम्हारा हाथ तो यहाँ है सोए हो तो, और सांप नीचे से जा रहा है, टिक 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 जा रहा है, जा रहा है, और सांप जब गया तो ऐसे समांतर चला जा रहा है ना, यानी हाथ ऊपर है, सांप नीचे से जा रहा है। तो ये बताओ कि सांप तुमको काटा है? नहीं काटा है। हमने कहा कि जब काटेगा तब ना हल होगा जी, और जब कटबे नहीं करेगा तो हल होगा? अरे नहीं होगा। तो जब इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि कोई हल नहीं होगा। हमने कहा कि जब कोई हल नहीं होगा तो वो कभी भी संगत नहीं होगा, एकरा मतलब कि क्या होगा, असंगत होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? बोलो, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? आज अगर आ गई होगी तो कृपया आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करते रहिए, है ना। चलेंगे तो आगे चलेंगे भैया। तो इतना सारा ये कॉन्सेप्ट था, आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी था कि ये सब जब आएंगे तो सर कैसे कैसे होगा। तो ये सारा के सारा कंडीशन आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, तो चलें, तो अब चलेंगे भैया हम आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आखिर क्वेश्चन आएंगे तो किस प्रकार के आएंगे और क्या क्या कहेंगे, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। चलेंगे तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब तुमको दो समीकरण देगा और दो समीकरण दे करके, देखो सारा खेल दो समीकरण का ही होगा, है ना। और जब तुमको दो समीकरण देगा तो क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, कभी कभार पूछ देगा संगत असंगत ज्ञात करो कि क्या होगा, कभी कभी पूछ देगा कि एक हल है कि कितने हल हैं, अनेक हल है कि अद्वितीय हल है, जो भी है ना, वो पूछ देगा।
है ना। और या दो समीकरण दे करके विलोपन विधि से हल करने को दे देगा, या प्रतिस्थापन विधि से हल करने को देगा, या ग्राफी विधि से हल करने को देगा। तो कैसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब दो समीकरण दे दिया है इतना और इतना, कि निम्न समीकरण का युग्म क्या होगा। यानी कि समीकरण के युग्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक समीकरण होगा तो युग्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही दो समीकरण देगा तो उसको युग्म बोल सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि क्या होगा युग्म, वो यानी क्या बन सकता है, संगत होगा कि असंगत होगा कि दोनों होगा कि कोई नहीं होगा। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में बताइए, और नहीं पता है तो आइए हम जरा बता रहे हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसके पहले वाले समीकरण से a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करके abc का मान निकालेंगे, और दूसरे वाले समीकरण से a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से हम तुलना करके हम a2 b2 c2 का मान निकाल पाएंगे। और निकाल करके हम केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड की तरह हम वहाँ पे तुलना करेंगे कि किसके द्वारा आ रहा है। आइए, तो हम सबसे पहले इसको बुलाएंगे, क्योंकि यही तो c का मान है, और c को मान को हम इधर बुलाएंगे। तो 2x माइनस 3y माइनस इधर आएगा तो 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको भी बुला लो, तो 4x माइनस 6y प्लस का 9 इधर आएगा तो बच्चों का होगा माइनस का 9 होगा। पहले वाले को तुलना करना है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करोगे, और इसमें आप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करोगे। बच्चों जब इसमें a1 का मान बता दो क्या होगा, तो a1 का मान होगा सर 2। इसमें b1 का मान बता दो तो b1 का मान होगा माइनस का 3, और c1 का मान बता दो तो c1 का मान हो जाएगा माइनस का 8। कोई दिक्कत है? आओ जरा इसमें से बता दो तो a2 का मान सर होगा 4, क्योंकि x के ऊपर देख लो, x के बाद आगे देख लो, तो a2 का वैल्यू हो जाएगी 4। b2 का मान कितना होगा तो माइनस का 6। c2 का मान कितना होगा तो c2 का मान जो हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अब हम यहाँ पे लिखेंगे, वो फार्मूला लिखेंगे। अच्छा एक बताओ कि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा, जब हम c2 ऐसे लिख दिए तो कौन सा नियम लागू होगा, सब मान को पहले रख के देखते हैं। तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर -3, b2 के जगह पर -6, c1 के जगह पर -8 और c2 के जगह पर -9 चलेंगे। तो यहाँ से माइनस कट गया, ऊपर भी माइनस से माइनस कट गया। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये तो बेचारा कट नहीं रहा है, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9 आ गया। यानी कि ये दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो कौन सा नियम लागू होता है, तो ये वाला नियम लागू होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 इट नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब भी यहाँ से ऐसा कंडीशन आया था तो बताओ ये तीसरा वाला कंडीशन है कि नहीं है। और जब भी ऐसा कंडीशन आया था तो जो रेखाएं थी वो कैसी थी, वो रेखाएं भैया समांतर होगी, और जब समांतर रेखा होगा तो आपको पता होगा कि वह उसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि वो काट ही नहीं रही थी। और जब काटेगी नहीं तो याद रखोगी वो कैसा होगा, और भैया असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो यह आपका हो जाएगा संगत, और असंगत के आंसर उसी के फॉर्म में पूछा था, तो हम इसका आंसर देंगे असंगत है, क्योंकि वो तो काट नहीं रहा है, काट नहीं रहा है तो हल नहीं होगा, हल नहीं होगा तो वो उसका संगत नहीं होगा, अर्थात असंगत होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो असंगत होगा, बी नंबर होगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, है ना। तो अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आप लोग अभी भी मन लगा कर नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग मन लगाकर पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि दिन प्रतिदिन एग्जाम नियर आता जाएगा, नज़दीक आता जाएगा, तो आप लोग के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। आपके दिमाग में ये होगा कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और समय दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, और हमारा माइंड जो है बहुत ही विचलित हो जाता जा रहा है। तो तुम्हारा दिमाग जब विचलित होगा तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, और मेरे भैया आपके ऊपर पेपर के ऊपर प्रभाव डालेगा। और पेपर जब खराब जाएगा तो कंफर्म है कि रिजल्ट खराब आएगा ही आएगा। और जब आएगा तो तुम कहोगे भैया क्या कि अब हम कहीं के रहने वाले नहीं। अरे भैया देखो, रिजल्ट से कुछ होता नहीं है, लेकिन रिजल्ट आता है तो मतलब कि हमारे पास एक सुनहरा अवसर है, हमारे पास भगवान बुद्धि दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, तो अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन वो पूरा समय आप बर्बाद कर चुके हैं, जिस समय में आपको मेहनत करना चाहिए। और जब आप मेहनत करना वाले समय को गंवा चुके हैं तो इस वाले समय में कुछ करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये शिवम सर, ये ग्रुप, ये हम लोग का जो ये एकता है आप लोग के लिए खड़ी है। तो आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि कठिन
परिस्थितियों में आकर के जब कोई हेल्प करता है, सहारा करता है ना, तो आप लोगों को उस समय निश्चित ही आप लोग को समझदारी आ जानी चाहिए कि जब कोई हम लोग को मदद कर रहा है तो अवश्य ही हम लोग को आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने का कोशिश भी आप लोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग निश्चित ही सफल होंगे और बेहतर से बेहतर नंबर भी ला करके दिखलाएंगे। तो चले आगे। तो भैया आगे क्वेश्चन की तरफ हम चले। तो बच्चों आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ बातें हम सुन लीजिए। भैया देखो, बात ये है कि हम क्लास में उतना यहाँ पे आप लोगों के साथ फ्रैंकली कि नहीं रहता हूँ उतना, आप लोग देखे भी होंगे। ऐसा लगता होगा तुम लोगों के कि क्या कि सर सीरियस पढ़ा रहे हैं, सिर्फ सर एकदम सीरियस पढ़ा रहे हैं। भैया सीरियस लेकर पढ़ना भी नहीं चाहिए, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है कि आप लोग के पास देख ही रहे हैं कि समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और जब ज़्यादा पढ़ना है तो भाई उसके लिए समय चाहिए, और हम लोग के पास जब समय कम है तो कैसे होगा। इसी बात को देखते हुए हम थोड़ा बीच में वहाँ पर उतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, पढ़ाने का ही ज़्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखेंगे। यदि समीकरण, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 है, यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 है का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 हो तो m का मान पता है क्या होगा। यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10, x प्लस वाई बराबर दिया है 10। तब बस आगे क्या कह रहा है कि इसका एक हल जो दिया है x बराबर जो दिया है वो क्या दिया है, तो x बराबर दिया है 3m प्लस 2, 3m प्लस 2 ये बात दिया गया है ना। आगे कह रहा है कि तथा y बराबर 4 भी दिया है। ओ माय गॉड, यानी कि y बराबर 4 भी दिया है और तुमसे क्या कहा है बच्चा, कहा है तो m का मान बता दो कि m का मान कितना होगा। तो याद रखो कि m का मान जब तुमसे पूछा है ना तो ये दोनों आपको हेल्प सहायता के लिए दिए हैं, क्योंकि इस वाले समीकरण में जहाँ x होगा उसके जगह पर हम 3m प्लस 2 रख देंगे और जहाँ y होगा उसके जगह पर हम 4 रख देंगे। यानी इस समीकरण में हम क्या करेंगे, तो इस समीकरण में हम x के जगह पर इतना और y के जगह पर इतना रखेंगे। तो लिखेंगे कि x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर, जब हम मान को रखेंगे तो क्या होगा सर, तो आइए रखते हैं। तो x के जगह पर रखेंगे 3m प्लस 2, तो 3m प्लस 2 अब प्लस y के जगह पे यहाँ पे रखेंगे 4 और इधर कितना भैया 10। अब देखो अंक से अंक को जोड़ दो, यहाँ बच गया 3m, 4 2 6 हो जाएगा, बराबर में 10 हो जाएगा। यहाँ तो क्यों क्लियर है ना। चलिए 3m बराबर प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 होगा, तो यहाँ से 10 माइनस का 6 हो जाएगा। 3m बराबर 10 में से 6 जाएगा, बच्चा क्या होगा 4 होगा ना। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4/3। तो ये आपका अच्छा तरीका से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, बहुत आसानी से आपका आंसर आ चुका है। ये 3 गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में हो गया। तो यहाँ पर ये जो दिया था ना x और y का मान, ये सहायता करने के लिए दिया था, उसके सहायता से हम किसका मान निकाल लिए, m का मान निकाल लिए, जिसका राइट आंसर क्या होगा 4/3। ठीक है बच्चों, तो अब चलेंगे हम आगे क्वेश्चन की तरफ। तो भैया देखो, आपकी मेहनत ही एक दिन रंग लाएगी, ये आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, है ना। तो आप मेहनत करते रहिए, जरूर ही एकदम आप एक ना एक दिन निश्चित ही सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बाबू। तो बच्चों अगले प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब समीकरण इतना और इतना समांतर है तब k का मान पता होना चाहिए कि क्या होगा। यानी कि 2x प्लस के वाई बराबर 1 दिया है और एक दूसरा समीकरण जो दिया है वो 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 दिया है, जिसके सहायता से हमको k का मान निकाले। यानी कि दोनों एक दूसरे के समांतर पहले से ही दिखा रहा है कि समांतर है ना। उसके सहायता से हम k का मान निकालेंगे। तो पहली बात कि समांतर दिखाने के लिए हमको ABC का मान और वहाँ A1 B1 C1 का मान और उस दूसरे वाले समीकरण से A2 B2 C2 का मान हमको पता होना चाहिए। तो आओ यहाँ से पहले क्या किए थे, जब A1 B1 C1 का मान और A2 B2 C2 का मान निकाले थे तो बराबर की इधर हमको 0 चाहिए था, तो सबको इधर बुला लिए थे। तो 2x प्लस के वाई माइनस 1 हो जाएगा ना, आएगा तो बराबर 0।
इसको भी बुला लो, तो 3x माइनस 5y प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 बराबर में हो जाएगा 0। तुलना कर लो मेरे हीरो, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जब 0 से तुलना करेंगे तो इसके ऊपर a1 का मान कितना है, तो a1 का मान आ जाएगा 2, b1 का मान कितना आ जाएगा तो k, c1 का मान कितना आ जाएगा तो 1, लेकिन माइनस 1, c1 का मान कितना आएगा -1, ऊपर देखेंगे है ना, सब निकालेंगे। फिर यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, तो a2 के जगह पर 3 आ जाएगा और b2 के जगह पर -5 आ जाएगा और c2 के जगह पर -7 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, है ना दोस्तों। तो बच्चों a1 b1 c1 का मान निकल गया है और a2 b2 c2 का मान निकल गया है। और जब इतना मान निकल गया है तो सवाल में क्या कहा, समांतर दिखाने को बोल रहा है। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका केस क्या हो कहता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यही तो समांतर के लिए केस उत्पन्न होता है ना। आओ जरा, तो क्या इसके लिए हो रहा है, लागू हो रहा है। तो देख तो भैया a1 का मान 2, a2 का मान 3, b1 का मान k और c1 का मान c2 का मान सॉरी यहाँ पे b2 होगा ना, गलती हो गया था, b1 बटा b2। तो b2 का मान क्या है -5। चलो इट नॉट इक्वल टू क्या है, c1 का मान -1 और c2 का मान -7। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या बच गया इधर 2/3, इधर k/-5, इट नॉट इक्वल टू 1/7। अब देखो ये तो दोनों नॉट इक्वल टू के ये पेयर में है ना। हमको वो चीज़ लेना है जिसके अंदर के आता हो, क्योंकि हमको के का ही मान पता करना है। तो इसको लेके क्या कर लेंगे, हम के का मान पता कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, दिख रहे हैं। ये तो बराबर है ही नहीं है, हम यहाँ से इसको कोई मतलब नहीं है, यानी कि हम इसकी सहायता से हम के का मान नहीं निकालेंगे। जिसके बराबर में दिखेगा उसी की सहायता से हम के का मान निकालेंगे। तो के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो 2/3 दिया था बराबर में k/में -5 दिया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 गुणा 3 से k में करेंगे तो 3k और यहाँ -5 में 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -10। ये गुणा में है 3, उधर रहेगा तो भाग में हो जाएगा। तो k बराबर राइट आंसर जो होगा वो -10/3 हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का बच्चों आंसर, है ना। तो देख लो कैसे कर रहे हैं, हमको समांतर दिखाना था, समांतर वाला फार्मूला लिख दिए, उसी के बेस पर हमने मान को रखते गए। और हम इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल टू बराबर है, ये नहीं है, तो बराबर दिखाकर हम कहीं नहीं निकाल पाएंगे। तो जिसके बराबर था उसको हम बराबर करके हम लोग के का मान निकाल लिए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा -10/3 हो गया। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग रिविजन करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे कि x + y = 8 है। पहला समीकरण जो दिया है वह x + y = 8 दिया है और दूसरे वाला जो समीकरण दिया है वह x - y = 4 दिया है। यानी कि पहला जो समीकरण दिया है तो x + y = 8 और दूसरा वाला जो दिया है x - y बराबर का दिया है 4। यही ना है, हाँ यही है। तो भैया देखो, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। और इसको हल कैसे कर रहा है, इसको कह रहा है कि दोनों समीकरणों को हमको विलोपन विधि से हल करके दिखाओ। किस विधि से बच्चा, विलोपन विधि से हल करके दिखाओ। तो विलोपन विधि बहुत आसान विधि होती है ना। आपके जो ये दो चर रैखिक समीकरण है, इसमें आप लोग को 3 विधि से हल करने को सवाल को दिए गए हैं, ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। अगर आपको एग्जाम में जिस विधि का नाम देगा उस विधि से आपको करना होगा। अगर किसी विधि का नाम नहीं कहा है तो आप लोग को विलोपन विधि से करके आ जाना, आंसर एकदम वही आएगा। और सबसे आसान विधि विलोपन विधि होती है, हाँ कि नहीं। आजा, कम आओ। तो 2 समीकरण हो गया और दोनों समीकरण में पहले को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरे को मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। आओ भैया, सेकंड हो गया ना। हमको करना है किस विधि से, विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर विलोपन विधि से जब हम हल करेंगे तो भैया क्या होगा, तो देखो इधर विलोपन विधि से हल करते हैं ना, तो पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले को घटाते हैं। यानी कि x + y = 8 दिया है, हम लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं उसको नीचे x - y = 4।
अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पे घटाने पर, भैया घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ इस एक्स के आगे क्या है प्लस, तो प्लस था तो माइनस हो गया, वाई के आगे माइनस है तो ये प्लस हो गया, आप 4 के आगे प्लस है तो माइनस हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? देखो ये तभी कटेगा जब एक जैसे होंगे, तो ये एक्स है ऊपर भी और नीचे भी एक्स, तो क्या एक्स से एक्स खत्म हो गया, हाँ सर खत्म हो गया, मैच कर रहा था खत्म हो गया। लेकिन ये तो नहीं खत्म हो रहा है ना, ये तो यहाँ पर y है, y के आगे प्लस है, वहाँ y के आगे प्लस है, तो एगो y दूगो y यानी कि 2y हो जाएगा। यहाँ 8 के आगे प्लस है या 4 के आगे माइनस है, तो 8 में से 4 जाएगा क्या होगा, 4 होगा। यहाँ 2 से 4 कटा देंगे 2 बार में, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। और जो y का मान आएगा उसी को आप समीकरण 1 में रख दो या उसी को मान को समीकरण 2 में रख दो, आपका किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो बोलो किस में रख दें, बोलो किस में रखें, बताओ बच्चों बताइए किस में रखें। तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रखें या 2 में रखें, आप किसी में भी रखो, उसमें हमको कोई मतलब नहीं है। आंसर आपका भी जितना आएगा उतना भी आंसर मेरा भी आएगा। आओ करके दिखाता हूँ। तो y का मान यानी y का मान समीकरण कहाँ, तो समीकरण 1 में रखने पर, ये बच्चों जब हम समीकरण 1 में रखेंगे y का मान 2 तो क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर 8 दिया था और y के जगह पर हमने यहाँ पे 2 रखा, तो क्या होगा, तो यहाँ प्लस का 2 था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x की जो आंसर हो जाएगी x बराबर वो 6 हो जाएगी। दिखाई दे रहा है ना सबको, जो आंसर होगा x बराबर वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आप लोग एग्जाम में अब छोड़कर नहीं आएंगे। विलोपन विधि इज बहुत सिंपल विधि, इजी मेथड होती है ना, सबसे आसान होती है। बस पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटा दो और एगो के मान घटा दो, और एगो का मान घटाओगे तो एगो का मान आ जाएगा, और उसी का मान 1 में रखो चाहे 2 में रखो, निकल जाएगा तुम्हारा x का मान, यानी दूसरा कोई इसी का मान निकल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बच्चों इस वाले भी क्वेश्चन को हमको करना है हल विलोपन विधि से। और विलोपन विधि से हम कैसे हल कर पाएंगे, आप लोग पीछे इस वाले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सीखे थे, लेकिन हमने कहा था कि एक को किसी एक जैसे बनाना होगा तभी जाकर के वो कटेगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो समझ जाओ कि तुमसे मतलब कि तुमको ज़्यादा और दिमाग लगाना पड़ेगा और तब जाकर के कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैच कराना होगा, और मैच कराओगे तो कट जाएगा और इस तरीके से उसका मान निकाल पाओगे। तो आओ देखते हैं। हमने कहा था कि जब इसको विलोपन विधि से करना है तो पहले वाले समीकरण को मान लो समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मान लो समीकरण नंबर 2 दूसरा। अब क्या कहते हैं कि पहले में से दूसरे को घटाए थे, तो लिख लो भैया, यहाँ पर हमने लिखा x और प्लस इसको लिखा हमने y और बराबर का 5। उसके नीचे हमने लिखेंगे इसको, तो 2x माइनस 3y और बराबर का दे दिए 4। ये सर अच्छा एक बात बताइए कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो क्या ये घटाने पर जब हम लिखेंगे तो ये घटेगा? नहीं घटेगा और कटेगा भी नहीं, क्योंकि कोई मैच करना चाहिए ना, तभी ना एगो कट जाएगा एगो रहेगा। यहाँ पर तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, एक जैसे तो मिल ही नहीं रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो उसको हम बराबर बनाएंगे एक जैसे, तभी कटेगा। तो कटाने के लिए बराबर कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो x के आगे क्या है, तो बच्चों x के आगे यहाँ पे 2 है। अच्छा जब यहाँ वाला जब x के आगे 2 है तो इसी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना, और जब इस x के आगे 1 है ऊपर तो नीचे वाले में 1 से गुणा कराएंगे। बात समझ रहे हो ना, तो ऊपर वाले को नीचे में और नीचे वाले को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाले को जब ऊपर में यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो क्या होगा, तो 2 से x में गुणा होगा तो 2x, और 2 से y में होगा तो 2y, और 2 5 से हो जाएगा 10। चलो 4 से यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से जब 2 में कराएंगे तो 2 एकम 2, 1 से 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 और बराबर 4 एकम 4। अब यहाँ पर लिखेंगे भैया घटाने पर, और आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और कुछ कट रहा होगा, वो मैच जो कर रहा होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने सुंदर सुंदर ईश्वर के द्वारा, अनमोल रत्नों के द्वारा आप लोग को दिख रहा होगा कि हाँ सर अब 2 से 2x से हम क्या कर पाएंगे, कटा पाएंगे। आओ तो घटाने पर करेंगे ना, प्लस का चिन्ह है माइनस होगा, माइनस का चिन्ह है प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो 2x से 2x क्या हो गया, खत्म हो गया। 2y और 3y तो क्या हो जाएगा, ये 5y होगा, क्योंकि प्लस है ऊपर प्लस है नीचे तो प्लस प्लस जुड़ेगा।
चलो 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू जो आएगी वो 6 बटा में 5 आ जाएगी। तो ये आपके पता हो गया कि y का मान जो आया है वो कितना है, 6 बटा में 5 आया है। तो यही y का जो मान आता है, तुम्हारा मन करे तो 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम रख दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो जरा, आओ भाई, x प्लस वाई बराबर दिया है 5 और हम रखेंगे भैया कहाँ, वहाँ y के जगह पर रखेंगे 6 बटा 5 इक्वल टू 5। तो x बराबर प्लस का 6 बटा 5 उधर जाएगा तो माइनस का 6 बटा 5 रहेगा, होगा कि नहीं होगा। चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो लसा ले लेंगे ना, तो इसका लसा लेंगे 1 और 5 का, तो 5 ही होगा। तो 1 5 5, तो 5 5 25 माइनस 5 एकम 5, तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6 होगा। अब यहाँ से कटा दो भाई, घटा दो, 25 में से जब 16 घटेगा तो क्या होगा, तो यहाँ से बच जाएगा 19 और बटे में हो जाएगा 5। तो ये आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 19 बटा में 5। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और विलोपन विधि आएगा तो एकदम ताबड़तोड़ से क्वेश्चन को हम करके एग्जाम में आ जाएंगे। बोलो बच्चों, क्या करके आ जाओगे ना। हाँ भाई, हाँ सर, अब तो हो रहा है, समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ अब कर लेंगे, अब कुछ विश्वास हो रहा है, कॉन्फिडेंस हो रहा है, हाँ सर अब कर लेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग थोड़ा मेहनत करिए और भी, और ताकि इससे भी इससे अच्छा नंबर आ सके, है ना। चलें, तो ये रहा आप लोग का विलोपन विधि से। आगे की प्रश्नों को देखेंगे, एक और क्वेश्चन विलोपन विधि से कि क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे आ चुके हैं, है ना। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इसमें भी 2 समीकरण हैं और दोनों समीकरण में दे करके 2 समीकरण दे करके इसमें भी कहा है कि विलोपन विधि से ही हल करो। तो जब तुमको बार बार मैं कह रहा हूं कि जब भी 2 समीकरण देगा और विलोपन विधि से करना होगा, तो पहले वाले समीकरण को मान लो समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मान लो समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो भैया, घटा दो। आओ घटाते हैं, है ना। तो ये तो घटेगा तब ना, और घटेगा तब ना जब एक जैसे मैच करेगा, तब घटेगा तब ना जब एक जैसे मैच करेगा, तब उसी जैसे बना रहा हूँ। आओ देखो, तो हमने कहा था कि पहले वाले को एक समीकरण नंबर 1 मान लो और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 बना लो। यहाँ तक को तो कोई दिक्कत नहीं होगा सबको, है ना। हम क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, है ना। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, उसको नीचे लिखेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर का 2 दिया है। ये बात बताओ कि जब यहाँ पे घटाने पर लिखते तो प्लस वाला चिन्ह माइनस में बदलता, माइनस वाला चिन्ह प्लस में बदलता। अरे बदलता कि नहीं बदलता, इतना बताओ ना यार। हाँ सर बदलता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक बात बताओ कि ये तो जब हम बदलते तो कोई तो मैच करना चाहिए ना जी, कि जो एक वो कट जाए। इसमें तो कोई कट नहीं रहा है, एकदम पिछले वाले सवाल की तरह है। तो जब कट नहीं रहा है तो हम बराबर बनाएंगे कटाने के लिए। तो हमने कहा था कि नीचे वाले को लेकर के ऊपर से गुणा करेंगे और ऊपर वाले को लेकर के नीचे गुणा करेंगे। और जब हम गुणा कराएंगे तो क्या होगा सर, क्या होगा, 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6x और 2 चौके 8y का हो जाएगा, और 10 दूनी के 20। चलो 3 से हमें करा लो बबुआ, तो 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी के 6y और बराबर 3 दूनी 6। अब यहाँ पे लिखेंगे भैया घटाने पर, और घटाने पर आपको पता है कि चिन्ह बदलेगा तो बदलेगा। हाँ, तो यहाँ तक तो भैया आ गई हुई समझ में। अब प्लस का चिन्ह हो गया माइनस में, माइनस वाला हो गया प्लस में, प्लस वाला हो गया माइनस में, लल्ला ला लल्ला। तो 6x से 6x कट गया है, इसका काम तमाम हो गया है, अभी आएगा नहीं। आओ देखो, यहाँ प्लस 8y, यहाँ पे प्लस 6y, तो 8y 6y 14y होगा हो बबुआ। देखो 20 में से 6 घटा दो तो ये हो जाए 14। क्या 14 से 14 बच्चा कट जाएगा एक बार में, कटेगा कि नहीं। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, y का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। लेकिन 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 हमको x का भी तो मान निकालना है। तो y का मान कहीं भी रख दो, 1 में रखो 2 में रखो, आंसर आपका 1 ही आएगा। तो y का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो, पुट कर दो, है ना। आओ तो 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है। तो 3x प्लस 4y के जगह पर कितना है,
1, तो 1 रख दिया हमने 1। बबुआ रख द धन धन भन भन। आओ 3x 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, आप प्लस 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4। तो 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा भैया 2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो y की वैल्यू हो गई 1 और x की वैल्यू हो गई 2। तो अब ये हुआ किस विधि से? विलोपन विधि से। तो ऐसा तो अब हमको नहीं लग रहा होगा कि सर विलोपन विधि से क्वेश्चन भी आ जाए और हम छोड़ के आ जाएं एग्जाम में। अब ऐसा हमसे नहीं हो सकता है सर, क्योंकि आपने इतना अच्छे तरीके से बताए हैं जिससे कि अब मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। सातों जन्म ले तो सातों नदियाँ पार से आओ भैया तनी अब। तो बच्चों इस प्रश्न में x और y का ही मान निकालना है, बशर्ते इसमें हल करने के तरीकों को बदलना होगा, मेथड को बदलना होगा। जैसे पिछले वाले प्रश्न में आपको वहां पर बोला था कि विलोपन विधि से हल करके दिखाओ, लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाओ। तो विलोपन विधि में भी 2 समीकरण दिया था और प्रतिस्थापन विधि में भी 2 समीकरण दे रहा है, तो हम कैसे करेंगे? तो वहां पर विलोपन विधि सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो? इतना बात बताओ पहले। सीख गए हो ना? अच्छा से ना? हाँ सर अच्छा से। तो जैसे ही तुम विलोपन विधि से सीखे हो वैसे ही आप मात्र थोड़ी देर रुक जाइए, आपको मैं प्रतिस्थापन विधि से भी सिखा दे रहा हूं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हम हैं तो किस बात का गम है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। आ जाइए, तो हमको करना है भैया प्रतिस्थापन विधि से हल। और प्रतिस्थापन विधि से जब हल करना है ना तो याद रखिएगा कि जब भी तुमको समीकरण 2 देगा तो दूसरे वाले समीकरण को तुम डायरेक्ट मान लेना दूसरे समीकरण नंबर सेकंड। लेकिन इस वाले समीकरण को तुम किसी एक को इधर बराबर की इधर रख लेना, है ना। यानी कि या तो x को रख लो और या तो y को रख लो। तो सर हमने रख लिया x को और y को भेज दिया, तो y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 14 माइनस y, और तब जाकर के बना लीजिएगा समीकरण नंबर 1। और जो ये x बराबर 14 माइनस वाई आया है जिसको बनाए हो समीकरण नंबर 1, इसी का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक का मान उठा करके दूसरे वाले समीकरण में रख दो, यानी कि उसके स्थान को चेंज करके मान को निकाल लो। ये होता है प्रतिस्थापन विधि से हल करने की तरीका। बात समझ रहे हो? यानी एक का मान हम उठाए निकालेंगे और दूसरे वाले में रख लेंगे और वहां से दूसरे का निकाल लेंगे। आओ, तो हमने क्या किया कि इसको हमको समीकरण नंबर 1 बनाने से पहले हम सबको उधर भेज दिए। खाली x को रखेंगे या तो हमारा मन करेगा तो y को रखेंगे, किसी एक को रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर 14 माइनस वाई रखे हैं। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4 जो दिया था उसको हम डायरेक्ट पहले से ही कुछ ना करते हुए समीकरण नंबर 2 बना लिए। तो समीकरण 1 का मान जो ना इसी में रख देंगे, यानी x का मान जो है उठा के रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का जो ये मान है समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर आओ भैया रखल जा। तो इसी में ना रखना है जी, उतारो पहले। तो x माइनस वाई बराबर 4 रखे के बाद x के जगह पर 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से ही है बराबर 4। माइनस वाई माइनस के 2y, अंक वाले को एक तरफ वाई वाले को एक तरफ, प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस 2y बराबर 4 में से 14 नहीं घटेगा लेकिन होगा माइनस में। तो 14 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा भैया 10। तो यहाँ पर हो जाएगा लेकिन माइनस में 10, माइनस से माइनस कट गया और 2 5 10 कट गया, यानी कि y की जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई वो हमको क्या प्राप्त हुई, y का जो मान आया वो भैया आ गया हमको 5। और यही y का मान मैं कह रहा हूँ कि समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहीं रख दो ना, देखो 14 पहले से ही है और y के जगह पर जब 5 रखेंगे तो यहाँ पर आंसर जो हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हाँ सर बहुत आसान है ये भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ी आसान है ये तो। चलिए, तो y का मान कहाँ रख दिया जाए, y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई के जगह पर क्या रखेगा बच्चा, 5 रखेंगे सर। तो 5 रखोगे तो क्या होगा, 14 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये रहा राइट आंसर इसका।
तो ये इस क्वेश्चन को हमने किया किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ इतना हार्ड नहीं है ना, यानी कि विलोपन भी आसान है और प्रतिस्थापन भी आसान है। तो दोनों तरीका से नाम दे करके कहेगा तो भैया हम नाम देकर कहेगा तो उसको हम उसी विधि से करना होगा, और जब नाम देकर नहीं करेगा तो बल्ले बल्ले है, विलोपन विधि से करके आ जाएंगे, एकदम मजा से एकदम आंसर आएगा, हाँ कि नहीं, मजा आ जाएगा। तो अब चलेंगे हम लोग आगे की प्रश्न की तरफ देखेंगे। और बच्चों याद रखिए, जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना पढ़ना है आपको, एकदम नोट करना है, नोट डाउन करते जाना है, रिवीजन करते जाना है। अगर इसमें अगर जहाँ कटौती किए तो आ जाएगा तुम्हारे नंबरवा में कटौती करके, रिजल्टवा में कटौती करके आ जाएगा, है ना। तो इतना बात को ध्यान रखिए, है ना। चलिए तो हम चलेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे के प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सारा के सारा एग्जाम में क्वेश्चन में पहले पूछे गए हैं, है ना। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है मॉक टेस्ट मतलब ऐसे जो होगा लगाते रहिए, एकदम कहा जाता है ना प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा एकदम लगाते रहो, पिछले साल के एकदम लगाते रहो। अगर याद रखो जिस बच्चों की लत लग गई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाने का, उसका रिजल्ट एकदम बेहतर से बेहतर, सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा, एकदम मजा के साथ एकदम आएगा, देखने लायक होगा जी, देखने लायक होगा नंबर, उसका रिजल्ट जो होगा एकदम अच्छा होगा, हाँ कि ना। आओ देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। तो बच्चों आप सभी के लिए मैं 2 लाइनें कुछ कहना चाहूँगा कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू पढ़ तू लिख तू मेहनत तो कर, तू पढ़ तू लिख तू मेहनत तो कर, तभी तो तुम्हारा 90% से ऊपर नंबर आएगा, 90% से ऊपर नंबर आएगा। तो बच्चों अगर आप लोगों को नंबर अच्छा से अच्छा लाना है, अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाना है, तो हमारी बातों को सुनना होगा, इस वीडियो को देखना होगा, हमारे हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को रिवीजन करना होगा, खूब मन लगा के पढ़ना होगा, तब जाकर आपके रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे ज़्यादा समय ना गंवाते हुए, है ना। तो बच्चों आगे के जो प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या बोले तो पहली संख्या, यानी एक संख्या बोले तो पहली संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी कौन है, पहली संख्या। तो 3 गुनी जब पहली संख्या पहले से ही है तो बराबर करने के लिए हम 3 से कहाँ गुणा करेंगे, दूसरी संख्या में, हाँ कि नहीं। तो अब कह रहा है कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को ज्ञात कीजिए। हमको कुछ पता नहीं है तो मानेंगे कि माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या यानी एक संख्या, यानी माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं भाई, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं y, यानी दूसरी संख्या को हमने माना y। बोलो मेरे भाई, है ना। देखा जब भैया कह रहा है शर्त पहला प्रश्नानुसार हम लिखेंगे यहाँ पे कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो अंतर दिया है वह 26 दिया है। तो दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया है 26 दिया है, तो x - y बराबर 26 दिया था, तो हमने लिख लिया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे की जो कहानी फिर प्रश्नानुसार कह रहा है, शर्त जो दूसरा कह रहा है कि इसमें पहली संख्या यानी एक संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है ना वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी है पहले ही से बराबर है, 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए हम क्या इधर से 3 से गुणा कर देंगे। अरे बोलो, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, 3 गुना पहले से ही बराबर है, तो हमको बराबर करने के लिए हमको इधर से गुणा करना होगा, इधर गुणा करना पड़ेगा। चलिए इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ये बताओ कि जो समीकरण नंबर 2 आया है उसमें x का मान है क्या, हाँ सर x का मान तो 3y है। तो यह न कह रहे हैं कि x का मान उठा के 3y को रख दो x की जगह पे, यानी समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब बच्चों हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। तो
x माइनस वाई बराबर 26 दिया था पहले से ही, और x के जगह पर हम 3y को रखेंगे, तो 3y हो गया और माइनस का y हो गया और बराबर 26। 3 गो y में से एगो y कट जाई भैया, घट जाई, तो कहाँ हो जाएगा 2y बराबर का यहाँ पे 26। 2 से कट जाएगा 26 का बार में, 13 बार में 13 दूनी होता है 26, तो ये आ जाएगा y की जो आंसर होगा वो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। और यदि यही y का मान अगर तुम 1 में रखो या 2 में रखो, यार कोई किसी में भी रखो ना, आंसर एकदम मैच करेगा, एकदम एक ही जैसा आएगा। बार बार कह रहा हूँ इस बात को, तो यहाँ पर रखो, आसान रहेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि y का मान में देख रहे हैं कि 3 गुणे y है, y की जगह पर जब 13 रखेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर एक बात कि y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आओ बच्चों रखा जाए। तो यहाँ x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 और y की जगह पर रखेंगे 13, तो यहाँ पर भैया 13 3 39 हो जाएगा। तो यह हमारा फाइनली रूप से आंसर जो आएगा वह आ जाएगा कितना, तो आंसर आ जाएगा भैया x बराबर 39 और y बराबर 13। और देख लो बच्चों, देख लो, जो ये पहली संख्या का जो मान दिया है, यानी कि एक संख्या का जो मान है वह दूसरी संख्या का 3 गुना है कि नहीं है, 13 3 39 है कि नहीं है? तो हाँ 3 गुना है। एक मतलब ये सवाल सही है। तो मैं कहता हूँ कि अगर शक है कि आंसर गलत है तो शक बात चेक कर जाँच के, आज यह 5 के चल रही है नाच के। आइए, तो आज उस दिन नचवाएंगे तुम लोगों को, बहुत बढ़िया से नाचना है। और नाचना तो उस दिन है जिस दिन आप लोगों का बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। आप लोग बताना, उसमें हम भी चले आएंगे और हम भी नाचेंगे, बल्ले बल्ले। आइए, तो आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। आगे के प्रश्न क्या कह रहा है, चलेंगे बाबू, आगे देखेंगे। आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहा है क्वेश्चन क्या कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। यानी दो समपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोणों से 18 अधिक है, तो हमको कह रहा है कि भैया कोण निकालो कि वह कोण क्या क्या होंगे, यानी छोटा कोण कितना अंश का होगा और बड़ा कोण कितने अंश का होगा। सबसे पहली बात एकदम आप लोगों से ये क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों को ये बात पता है। देखते हैं कि बताएंगे कि समपूरक कोण क्या होता है। सबसे पहले हमको एक बात बता दो कि समपूरक कोण किसको कहते हैं। अगर पता है तो जल्दी से बताइए कि समपूरक कोण क्या होता है। जिसको पता है जल्दी बताओ, जिसको पता है जल्दी बताओ, समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण किसको कहेंगे? आप पढ़े होंगे ना, 9th में पढ़ाया गया होगा कोण, एंगल, रेखाएं, कोण, है ना, वहाँ पढ़ाया गया होगा कि कोण क्या होता है, समपूरक कोण, पूरक कोण, है ना, न्यून कोण, अधिक कोण, पढ़ाया गया होगा ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पूछ रहा हूँ कि बताइए कि समपूरक कोण क्या होता है। नहीं पता है? आओ भाई देख बताता हूँ। समपूरक कोण वह कोण होते हैं कि जिसमें किसी भी दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। यानी किसी भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो समझ जाओ कौन सा कोण होगा, समपूरक कोण। यानी कि जैसे एग्जाम्पल देख रहे हो 150 + 30 लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 180 होगा। यानी कि दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आया, 180 आ जाएगा। ये जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 आएगा तो याद रखिएगा को कौन सा कोण होगा, समपूरक कोण। नहीं सर यही नहीं लेंगे, दूसरा भी ले सकते हैं हम, 100 + 80 लेंगे तब वो 180 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर भी कौन सा कोण, समपूरक कोण होगा। तो याद रखिए किसी भी दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 आ जा रहा है तो वो कौन सा कोण होगा, समपूरक कोण होगा। ठीक है ना, आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 दिखे तो कोण क्या होता है। हमको पता नहीं है तो मान लेंगे कि माना छोटा कोण x, माना छोटा कोण x डिग्री, x अंश, और बड़ा कोण y अंश, यानी बड़ा कोण मान लेते हैं बच्चा y अंश। इतना बात कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है क्या कि दोनों कोणों का योग जो दिया है, सॉरी ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। यानी जो बड़ा जो कोण है ना, जो ये बड़ा कोण है वह छोटे कोण से, जो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो 18 कौन अधिक है, बड़का। और जब बड़का 18 अधिक है तो 18 अधिक है तो बराबर करने के लिए हम 18 किधर जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे x की तरफ। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटे कोण से 18 अधिक है पहले से ही, तो बराबर करने के लिए हम इधर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर
1। इतना कहानी कहने के बाद हमने बना लिया समीकरण नंबर 1। एक बात बताओ कि क्वेश्चन में कहा है कि समपूरक कोण, तो समपूरक कोण शर्त क्या कहता है कि किसी भी दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो भैया हमने क्या कर दिया, प्रश्नानुसार यहाँ पे फिर कहा कि जैसे दो समपूरक कोण, यानी कि दो समपूरक कोण क्या है, तो x + y है, और दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। एक बात बता दो हमको कि जो ये y का मान जो आया है x + 18, क्या यही y का मान उठा के 2 में रख दें? हाँ सर, रख दीजिए, बड़ी आसान है, आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो बच्चों यहाँ पे 2 में रखेंगे ना y की जगह पर, तो x + y की जगह पर क्या रखोगे, हाई x + 18, तो x + 18 और बराबर में क्या है, 180 डिग्री है कि नहीं। यहाँ पे चलो अंक वाले को एक तरफ कर दो और x वाले को एक तरफ, तो एगो x, तो ये हो जाएगा 2x + 18 उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x बराबर 0 में से 8 निकल जाएगा तो कैरी लेगा, हाथ से लेगा, तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा बच्चा 6, यहाँ बच जाएगा 1, बचेगा कि नहीं बचेगा। चलिए ये सब ठीक है, 2 से कटा देंगे यहाँ पे, तो 2 8 है 16, 2 एकम 2, यानी कि x = आ जाएगा 81 डिग्री, यानी कि 81 अंश आ जाएगा, x = हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो यही x का मान यहाँ पर उठा कर रख देंगे, एक में चाहे 2 में, कोनों में रखेंगे, आंसर एक ही आएगा। तो x का मान कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दीजिए सर, यहाँ पर रखेंगे तो आराम से 18 जोड़ देंगे और हमारा y का मान निकल के आ जाएगा फटाक से। तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, 1 में रखने पर, उसमें लिखा हूँ। चलो तो y बराबर x + 18 दिया है पहले से है, और हम ले आकर के x के जगह यहाँ पे रखेंगे 81, तो 81 या प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे 18, तो भैया कितना हो जाएगा, 99 डिग्री, 99 अंश, यानी 99 अंश हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ये x का मान है यही किसका कोण है, ये है भैया छोटा कोण, तो यानी छोटा कोण का जो आंसर आया है वह आया है कितना डिग्री, 81 डिग्री, और जो बड़ा कोण आया है वह कितना कोण आया है, तो वो आया है भैया 99 डिग्री। याद रखिए कि यहाँ पर आपको कहा था, क्या कहा था भाई, देखो ये देखो किसी भी दो कोणों का योग हमने कहा था कि 180 आएगा, तो देखो ना जी कि इन दोनों को जोड़ करके 180 आ रहा है कि नहीं, तो अभी पता चलेगा ना कि संपूरक है कि नहीं है। तो दो कोणों का योग 180 होना चाहिए तो संपूरक होगा, तो जोड़ के भी देख लो, यहाँ पर 180 आ जाएगा। क्या इतना बात समझ पा रहे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आएगा, एग्जाम में बहुत आता है यार, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इतना हल्के मत लेना इस क्वेश्चन को, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसको हल्के मत लेना, बहुत IMP क्वेश्चन है ये, है ना। कह रहा है क्या कि 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y = -24 है, को हल कीजिए और हल करके इसमें हम m का मान प्राप्त कीजिए, यानी m का मान ज्ञात कीजिए, और जिसके लिए y बराबर mx + 3 दिया है। भैया जो हमको मेन मकसद निकालना है m का मान, तो m का मान निकालना होगा, तो देखो ना जरा वहाँ पे कि y बराबर दिया है mx + 3, तो m का मान यहाँ से तब ना निकलेगा जब तुम ला करके यहाँ पर x और y का मान रखोगे, तो x और y का मान कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि x और y का मान तुम कैसे निकालोगे। दो विधि बताया हूँ, एक विधि प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विधि विलोपन विधि। तो दो समीकरण दिया है, उन दोनों समीकरण से हम विलोपन विधि की सहायता से या प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हम x y का मान निकालेंगे और वही x y का मान उठाकर यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को माइंड में आ चुका होगा और आपको ये क्वेश्चन खुद से स्वतः ही करने का प्रयास करेंगे और इसका क्वेश्चन का आंसर आप जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है देखेंगे, आइए। तो 2x + 3y बराबर 11 है, 2x + 3y बराबर 11 दिया है, और दूसरा जो दिया है 2x - 4y बराबर दिया है -24। हमने कहा था कि पहले वाले समीकरण को मान लो समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मान लो समीकरण नंबर 2। हमने कहा था भैया कि यहाँ से क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर भैया तो 2x + 3y बराबर विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। अब विलोपन विधि आपको पता है कि इसको ला करके घटाएंगे, तो यहाँ पर 2x - 4y बराबर हो जाएगा -24,
और जैसे ही घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस। क्या 2x से 2x खत्म हो जाएगा? अरे बोलो हाँ सर हो जाएगा। 3y और 4y कितना y? 7y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 11 है, यहाँ पे प्लस का 24 है, तो जोड़ेंगे ना जी, तो 4 गो एगो 5 हुआ, 2 गो एगो 3 गो, तो ये हो जाएगा 35। तो 7 5 35 हो जाएगा। तो y का जो मान आएगा वो आ जाएगा 5। तो y का जब हमको मान पता हो गया तो यहाँ पे रखने के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे कि y का मान जो है हम कहीं भी रखेंगे, कहीं का मतलब कहाँ पे, या तो तुम रख दो 1 में या तो रख दो समीकरण नंबर 2 में, तो आपका मान निकल जाएगा x का। तो रखो तो जरा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब भैया रखने पर तो रखो 2x प्लस 3y के जगह पर रखेंगे 5 बराबर 11। तो 2x प्लस 5 3 15 होगा कि नहीं होगा? अब बराबर 11। तो 2x बराबर 11 प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 होगा। तो यहाँ से बच्चा क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्या होगा जरा ध्यान, यहाँ से 2x बराबर 11 में से माइनस 15 ऐसे घटाओगे तो हो जाएगा माइनस के 4, तो 2 दूनी के 4, तो m की x की जो वैल्यू आ गई हमारा आ गया माइनस का 2, यानी x का जो मान आया है वो माइनस का 2 आ गया है, और यहाँ पर y का मान जो हो गया है वो 5 आ गया है। हमको मेन मकसद क्या करना था, m का मान निकालना था, और m का मान जब हमको मेन मकसद था तो m के लिए कुछ शर्त दिया था कि y बराबर mx प्लस 3 है, यानी कि इसमें हम y का मान निकालेंगे और x का मान निकाल कर रखेंगे। तो y के जगह पर हमने 5 रख दिया, और यहाँ m पहले से ही है, x के जगह पर माइनस का 2 रख दिया और प्लस का 3 है। सभी अंकों को एक साइड कर लेते हैं, प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे, ये माइनस का 2m होगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 2, और यहाँ पर माइनस का 2m दिया है। 2 से 2 कट गया कितनी बार में, एक बार में, है ना, कितनी बार में, एक बार में हो गया, कट गया। तो m बराबर जो वैल्यू आई है वह माइनस का 1 आया है। तो इस तरीके से हम लोग, आप लोग और हम लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम प्राप्त कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, और एग्जाम में एकदम फोड़ कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाले हैं। हाँ भाई, हाँ एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, किसी ना किसी कोड में पूछा जाता है, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन को एकदम तैयार करके जाना, है ना। और याद रखो, मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको हल्के में मत लेना, सारा के सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना। एग्जाम में एकदम नहीं फोड़ के आओगे ना, तब जा करके हमको कहना कि शिवम सर ऐसे थे, ऐसे बताए, नहीं आया था, है ना। चलिए, तो आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे देर ना करते हुए। तो आगे के प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे स्क्रीन बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, वही है ना। तो ये देखिए, कह रहा है क्या कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य मूल्य जो 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का दाम पूछ रहा है कि कितना होगा। यानी कि एक पेंसिल और एक कलम का मान पता करना है, हमको तो पता है नहीं, लेकिन जब पता नहीं है और पता करना है तो हम मान लेंगे x, यानी कि माना पेंसिल का मूल्य x और माना कलम का मूल्य y। कितना पेंसिल है, तो पेंसिल को भैया देखो मानते हैं, पहले तो इसको मानेंगे, पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का जो मूल्य होगा ना बच्चों, वो कितना होगा, तो हमने माना 100 रुपये, ये मार्कर चेंज करने दीजिए। माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, और माना एक कलम का मूल्य y रुपया। तो एक कलम का मूल्य जो हमने माना क्या है बच्चा, y रुपया, यानी एक पेंसिल का मूल्य माना हमने x और एक कलम का दाम मान लिया हमने y। शर्त पहला जो कह रहा है, प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी 7 कलम का जो दाम दिया है ना वो 50 रुपया है। कई रुपया है, 50 रुपया है। इसको यानी पेंसिल को माने थे हमने x, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, कलम को माने थे हमने y, तो y लिख दिया बराबर में 50, यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 50 हो गया समीकरण नंबर 1। प्रश्न दूसरा प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखेंगे, यानी शर्त दूसरा जो देख रहा है, कह रहा है क्या, कह रहा है कि 7 पेंसिल, यानी उस समय कह रहा है कि 7 पेंसिल
और 5 कलम का जो दाम दिया है ना वो दिया है 46 रुपया। कै रुपया? 46 रुपया। तो यहाँ से हम पेंसिल को जब माने हैं x तो x लिख देंगे, कलम को माने हैं y तो y लिख देंगे, बराबर में 46। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से x और y का मान निकालेंगे, और तुमको x y का मान निकालने की 2 विधि जानते हो। पहला विधि प्रतिस्थापन, दूसरा विधि जानते हो विलोपन विधि से, जानते हो ना। तो सबसे आसान विधि हमने कहा विलोपन, विलोपन से ही करो, बहुत आसान होगा, है ना। x y का मान निकाल लेंगे तो वही तो x y का मान ही तो माने हैं उसको, पेंसिल और कलम का मूल्य, तो एक को पता हो जाएगा। चलिए तो पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले को घटा दो, तो घटाते हैं यहाँ पे, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, और यहाँ 7x प्लस 5y बराबर दिया है 46। कितना दिया है? 46 दिया है। अब भैया देखो क्या कोई भी मैच कर रहा है क्या? एक जैसे दिख रहा है। हम जब घटाने पे यहाँ पे लिखते तो यहाँ पर कोई तो कोई कटना चाहिए ना एगो, ये तो कट ही नहीं रहा है। जब नहीं कटेगा तो हम कहे थे कि नीचे वाले को ऊपर से गुणा करो और ऊपर वाले को नीचे में गुणा करो, नीचे वाले को ऊपर में और ऊपर वाले को नीचे में। तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से गुणा करो, 7 5 35, तो ये हो जाएगा 35x, और 7 7 49। यहाँ बच्चों दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिख रहा हूँ, 7 5 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 35, यहाँ पर हो जाएगा 35x प्लस 7 7 49y, और वहाँ पर 7 5 35 यानी कि 3500, सॉरी 350, सॉरी 7 5 35 35 यानी 350। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 हो जाएगा 35x, और 5 5 हो जाएगा 25y बराबर 46 में 5 से गुणा करेंगे, 5 6 के 30 का 0 हासिल 3, और 5 के 20, अब 20 से 3 23। अब यहाँ पर भैया देख रहे हैं कि एक जैसे दिखने लगे हैं सर। अब एक जैसे जब दिखने लगेंगे तो हम आसानी से उसको कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पे चिन्ह बदलेगा? हाँ सर, घटाने पर चिन्ह बदलेगा। 35x से 35x खत्म हो गया। यहाँ से हम घटा लेंगे सर, यहाँ y है और y के आगे 49 है यानी प्लस है, और इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 जाएगा तो बचा 4, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ बच गया y बराबर प्लस माइनस माइनस होगा, तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, 5 में से 3 घटेगा तो 2, और यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 24 से कटाएंगे भैया, तो 24 से कटाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? तो ये कट जाएगा सर जी 5 बार में, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 5, y बराबर 5, 24 5 होता है ना, गुणा कर लेना, 5 के 20 की राशि लगभग 5 दूनी 10 2 12, तो 120 कट जाएगा 5 बार में। तो y का मान जो आया है 5 आया है, तो y किसको माने थे? तो y माने थे सर हमने कलम को, यानी कि एक कलम का दाम हमको पता हो गया कि एक कलम का जो दाम है वो 5 रुपया है। कितना रुपया है? 5 रुपया है। तो एक कलम का जो दाम है वह 5 रुपया है। ये हमारा आंसर आ चुका है, समझ रहे हो। इसी y का मान समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें रखो या इसमें रखो, बोलो किस में रखें? तो एक ही में रख दीजिए सर ना। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? 1 में रखने पर बच्चों मार्कर मार्कर मार्कर, आइए चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम 1 में रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया है, और y के जगह पर हमको 5 रखना है, तो 5x प्लस 7y के जगह पर हम 5 रखेंगे बराबर 50, प्लस 7 5 35 होगा, और 35 प्लस में होगा उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5x बराबर 50 माइनस 35, तो ये हो जाएगा सर कितना? 35 में से 50 में से 35 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 में से 3 गया 1 यानी 15, हम यहाँ 5 से कटा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 3, यानी कि x माने थे हमने पेंसिल को, तो एक पेंसिल का जो दाम आ गया है वो कै रुपया आ गया है? 3 रुपया आ गया है, और एक कलम का जो दाम आ गया है 5 रुपया आ गया है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। स्टार लगाना है लगा लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ज़्यादा से ज़्यादातर पूछने की संभावना है ना। तो एक कलम का जो दाम आया है वो 5 रुपया, और एक पेंसिल का जो दाम आया है 3 रुपया आया है, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा।
रातों ने जगाया, नींदों को उड़ाया। तो दोस्तों अक्सर मैं कह दूं कि ये वीडियो मैं रात को ही शूट कर रहा हूँ, तो ये अगर कहा जाए कि बच्चों आपको मेहनत के लिए मैं रात में जगकर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे बहना, आप सभी के लिए अगर हम लोग इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, है ना। थोड़ा बहुत हम लोग के लिए कर देना ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला देना, क्योंकि आप लोग के ही मेहनत से, आप लोग के ही काम से एक टीचर का अलग भी पहचान होता है, क्योंकि आपके ही पढ़ने से लिखने से ही टीचर का भी नाम होता है। अगर मान लो कि कहीं लड़का अच्छा पढ़ गया तो अच्छा जब पढ़ रहा है, अच्छा नंबर आ रहा है तो कहता होगा ना कोई कि कहाँ पढ़ते हो बाबू, तो हम इस सर के यहाँ पढ़ते हैं, हम शिवम सर के यहाँ पढ़ते हैं, हम अभिषेक सर के यहाँ पढ़ते हैं, आशीष सर के यहाँ पढ़ते हैं, है ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपके चलते किनका नाम हुआ? हम लोग का नाम हुआ। अब एक वही लड़का है जो क्या कर रहा है कि पढ़ तो रहा है वहीं पे, लेकिन वो मन ला के नहीं पढ़ रहा है, गधे की कैटेगरी में आ जा रहा है, एकदम मतलब गधा है यार, पढ़ ही नहीं रहा है, एकदम गधा है, उसको कहते कहते लोग थक गए हैं, है ना। और वो लड़का अगर साइड कहीं किसी से मुलाकात हुई या जब कोई उनसे कोई क्वेश्चन पूछा और वो नहीं बता पाया तो कोई पूछेगा उनसे कि कहाँ पढ़ते हो? सीएम सर के यहाँ। कहाँ पढ़ते हो? अभिषेक सर के यहाँ। कहाँ पढ़ते हो? आशीष सर के यहाँ। अच्छा बच्चे नहीं पढ़ाते हैं क्या? एकदम इतने कमज़ोर लड़का है ये। तो देखो, लड़का वही है, सब टीचर वही पढ़ा रहे हैं। अगर लड़का पढ़ लिया, बता दिया, अच्छा है, तो आप ही के चलते हमारा नाम भी हो गया और आप ही के चलते हमारा नाम बदनाम भी हो गया। तो बस आप ही के ऊपर वो निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। वो सब चीज़ें आप ही लोग के हाथों में होता है बच्चों, कि हम टीचर का नाम ऊंचा करना चाहते हैं कि हम नीचे करना चाहते हैं। तो बच्चों देर ना करते हुए हम चलेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। आगे के प्रश्न ये क्या कह रहा है आपके व्हाइट बोर्ड पे, स्क्रीन बोर्ड पर नहीं, है ना। सपना है डिजिटल बोर्ड लिया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे तरह कंटेंट दिया जाए, है ना, बच्चों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाए, है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी एक आयताकार बगीचा है और उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना है? 4 अधिक है, यानी जो लंबाई होगी ना वो चौड़ाई से 4 अधिका होगा। तो 4 अधिका कौन होगा? लंबैया। तो बराबर करने के लिए किधर जोड़ेंगे? चौड़ाई की तरफ जोड़ेंगे, है ना, चौड़ाई की तरफ जोड़ेंगे। कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बीमाएं ज्ञात करना, यानी कि अर्ध परिमाप का भी मान दे दिया है इसमें कि अर्ध परिमाप 36 है तो बीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी बगीचा का ये बाग माने बगीचा, है ना, तो बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, तो हमको पता करना है लंबाई चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि माना लंबाई x, चौड़ाई y। आइए कि माना लंबाई x मीटर, क्या मान लिए? x मीटर, और माना चौड़ाई y मीटर, यानी कि जो बाग की जो लंबाई है वो हमने x मीटर मान लिया और चौड़ाई को मान लिया y मीटर मान लिया, y m, है ना। m का मतलब समझ लिए मीटर, m का मतलब मीटर, समझ रहे हो ना। आइए कह रहा है शर्त पहला कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी जो लंबाई होगी प्रश्नानुसार, ध्यान से सुनिएगा, शर्त पहला जो लंबाई होगी वह चौड़ाई से 4 अधिक है। तो बराबर करने के लिए क्या हम 4 इधर जोड़ दें? हाँ सर, बहुत अच्छे, कितना अच्छा है। हाँ 4 इधर ही तो जोड़ेंगे सर, तभी तो ये बराबर होगा। तो हमको मानेंगे इसको समीकरण नंबर 1, इसको बना लिया समीकरण नंबर 1। आगे के क्वेश्चन शर्त अनुसार क्या कर रहा है प्रश्न अनुसार कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी कि अर्ध परिमाप दिया है तुमको, कितना दिया है बच्चा? तो अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। तो ये तुम्हारे सहायता के लिए दिया है। ये बताओ कि अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है? सर अर्ध परिमाप का फार्मूला, पहली बात बताओ कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, क्योंकि अगर परिमाप का सूत्र अगर तुमको मान लो कि अर्ध परिमाप का सूत्र पता नहीं है, खाली तुमको परिमाप का सूत्र पता है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र कैसे बना पाओगे? ये माइंड से बनाएंगे, माइंड से। कहाँ से? माइंड से। किसके माइंड से? सीएम सर के माइंड से सोचकर तुम भी बनाओगे, है ना। कैसे बनाओगे देख लो। जब तुमको किसी भी चीज को आधा करते हो तो क्या करते हो? अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा, परिमाप माने परिमाप का सूत्र। तो आयत के परिमाप का सूत्र जो भी आएगा उसको आधा कर देंगे, और आधा करने के लिए हम किसी भी चीज़ में हम 2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं, वो चीज़ें आधा हो जाती है। मान लो कि 10 का आधा करना है तो 10 में आधा तभी ना होगा जब हम 10 में 2 से भाग देंगे।
बोलो 10 का आधा करना है तो 10 में 2 से भाग कर देंगे, 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 5 5 हो जाएगा ना। चलिए उसका 5 कर देंगे आधा। ठीक उसी तरीका से आयत के आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो 2 गुणे कोष्टक में यानी ब्रैकेट में लंबाई प्लस हो जाएगा भैया चौड़ाई। लेकिन सर अर्ध परिमाप दिया है ना, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि अर्ध परिमाप दिया है तो अर्ध परिमाप करने के लिए आधा करने के लिए 2 से भाग दे देंगे। ये बताओ इधर कितना है, इधर है 36 मीटर यानी 36। ये बताओ कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लंबाई क्या माने थे x, चौड़ाई क्या माने थे y, अब बराबर में क्या है 36 है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर x का मान जो आया है y + 4 यानी समीकरण नंबर 1, तो क्या इसका मानवा उठा के इसमें रख दें? हाँ सर बिल्कुल रखेंगे। तो कहोगे ना जी कि x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ताऊ रखते हैं, तो इसी में ना रखना है। हाँ सर इसी में रखना है इसको ला करके। तो x का मान y + 4 है, तो x की जगह यहाँ पर क्या रखोगे y + 4, तो y + 4 रख दो। तो यहाँ से रखेंगे y + 4। आप पहले ही से यहाँ पे y एगो बटल ही बा ना हो, बराबर में 36। अब y जोड़ेंगे 2y + 4 उधर जाएगा तो -4। तो जब यहाँ से 2y बराबर 36 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, तो सर 32 होगा। और 2 से कटाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। यानी y की जो पता हो गया मान वो आ गया हमको 16 मीटर। और y किसको माने थे सर, तो y तो हमने चौड़ाई को माने थे, यानी चौड़ाई हमको पता हो गया कि 16 मीटर आएगा, यानी 16 मीटर आंसर हो गया। तो सर y का यानी चौड़ाई का मान तो निकल गया, हमको अब किसका मान निकालना है, तो हमको निकालना है लंबाई का मान। तो सर यही y का जो मान 16 है ना, यहाँ पे रख देंगे तो 16 4 20 हो जाएगा, यानी कि लंबाई का मान पता हो जाएगा। तो y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में। यहाँ भी रखोगे तो आ जाएगा, वहाँ भी रखोगे तो आ जाएगा। तो आओ करते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखा जाए ना दोस्त। आओ तो x बराबर y + 4 दिया है, तो क्या होगा, तो 16 + 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20। यानी कि हम लोग का जो ये लंबाई आ गया है वो कितना मीटर आ गया है, तो बच्चा हो गया है ये 20 मीटर। और देखो 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 सवालवा में पहले क्या कहा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिका है। तो देखो लंबैया का जो मनवा 20 आया है वो चौड़ैया के मनवा से 4 अधिक है कि नहीं। चौड़ैया 16 मीटर आया है और लंबैया 20 मीटर आया है, तो 4 अधिक है ना। एकरा मतलब सही है सवाल, सर सवाल सही है। तो बच्चों इतना क्वेश्चन पहले आप एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। अगर इसमें कटौती करेंगे तो आपके नंबर में कटौती हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बाकी सब क्वेश्चन तो हो चुके हैं, है ना। अब क्वेश्चन नहीं रह गए हैं, जो भी क्वेश्चन होगा बता दिया गया है आप सभी को। तो आशा करता हूं कि मेरे भाई आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी करके एग्जाम में जाएंगे। और एकदम बी कॉपी सी कॉपी भरो ना यार, और भरोगे तब ना जब आप पढ़ के जाओगे। बोलो ना, जब भरोगे तब, जब तुम पढ़ के घर से जाओगे तब। भैया देखो बार बार प्रैक्टिस करो। जो मैथ सब्जेक्ट होता है ना एकदम दोस्त की तरह होता है। किसकी तरह, दोस्त की तरह होता है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्त को अगर तुम डेली खर्चा करोगे, डेली खर्चा करोगे, डेली खिलाओगे, डेली पानी पिलाओगे, डेली खर्चा करोगे, ये बर्गर पिज्जा डोसा समोसा कुछ कुछ करोगे, है ना, कुछ भी खिलाओ पिलाओ, तो तुम्हारे साथ डेली रहेगा, डेली रहेगा। अगर तुम उसको अगला दिन से नहीं खिलाए, नहीं पिलाए, नहीं खर्चा किए, अगला दिन से दोस्ती तोड़ देगा। फक, ये तो खिला ही नहीं रहा है, ये तो खर्च ही नहीं कर रहा है, हाँ कि ना। ठीक उसी तरीका से है, अगर तुम डेली रिवीजन में रख रहे हो मैथ के क्वेश्चन को, तो तुमको तो रिवीजन रहेगा ही रहेगा, यानी वो सवाल तुमको आएगा ही आएगा। लेकिन अगर उसको नहीं पूछे एको दिन, अगर अगला दिन से नहीं पूछ रहे हो, 2-4 दिन खिलैला और तीसरा दिन नहीं खा पूछत, यानी सवाल 3-4 दिन लगा रहे हो, खूब लगा रहे हो, एकदम खूब लगा रहे हो, और 5वां दिन 6वां दिन नहीं खा लगावत, नहीं लगा रहे हो, तो वो भूलते जाओगे। एकरा मतलब तुम्हारा साथ छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा। अगर छोड़ दोगे तो फिर संभल नहीं पाओगे भैया, समझ रहे हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि डेली के डेली एकदम रिवीजन करते रहो। यहाँ से कि इतना मेहनत करो, इतना रिवीजन करो कि एग्जाम में जब बैठो तो आप लोग को सोचना ना पड़े कि यह किस चैप्टर का सवाल है और इसको कैसे करेंगे,
है ना, कहाँ विलोपन का सूत्र लगेगा, कहाँ प्रतिस्थापन का नियम से करेंगे, है ना, विलोपन से कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन का कैसे करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बच्चों समझो समझो, अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। हमारी उम्र और अपनी उम्र जरा मिला लो कि हम कैसे हैं और आप कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं वो तुम भी कर सकते हो, है ना। तो किसी को देख करके कुछ सीखना चाहिए, हम भी कहीं ना कहीं से सीखे होंगे। पता है ना, आपको बताए हैं कि छोटी उम्र को देखकर किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कौन कितना जानता है। तो मेरे भाई चलेंगे, हाँ क्वेश्चन अब तो ये समाप्त हो चुकी है ना, क्वेश्चन अब समाप्त हो चुकी हैं और इतना क्वेश्चन आप लोग तैयारी करके जाइएगा। अब आप लोग में एक और अंत में बता दूं कि बार बार मैं कह रहा हूं, पिछले भाई वीडियो में कहा था कि हमने कि जितना भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूं। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो होंगे वह बहुविकल्पी क्वेश्चन सारा के सारा एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। सारा के सारा जो बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन है प्रोवाइड कराया जाएगा, एक वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। उसको हल करते हुए हम बताएंगे और आपको यहाँ पर ऑप्शन भी लिखे होंगे 4-4, है ना। आपको कमेंट में वहाँ पे बताना भी होगा। तो तब जब आप तैयारी करके आएंगे तब तो आपको बताया जाएगा कि किस दिन आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, है ना। तो चलेंगे मेरे भाई, हम लोग अगले दिन मिलते हैं और अगले सेशन के साथ, अगले चैप्टर के साथ, नए अंदाज में फिर नए अंदाज में जोश जुनून के साथ, है ना, मिलेंगे और मज़े के साथ पढ़ाई करेंगे। और ऑल ऑफ यू मेरे भाई, जय हिंद जय भारत।